मैंने सांप के रूप में आते ही इंसानी आवाज़ में बोलने की कोशिश की तो मेरी क़ुव्वत-ए गोयाई वापस आ चुकी थी। मैं इंसानी आवाज़ में बोल सकता था। मैंने इतनी बात भी गनीमत जानी कि मैं सांप बन गया हूँ तो क्या हुआ, ये तो मेरे साथ न जाने कब तक होता रहेगा, लेकिन कम अज़ कम मैं इंसानी आवाज़ में तो बोल सकता था। आखिर मैं इंसान से सांप में तब्दील होकर ही रहा। खुदा जाने ये दौरा पड़ना कब मेरी जान छोड़ेगा। मेरा ज़हन नाउमीदी और मायूसी के एहसास से बोझल हो रहा था, मगर मैं मजबूर था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं सांप हूँ और खुली जगह पर पड़ा हूँ। किसी इंसान की निगाह पड़ गई तो वो मुझे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिन का वक्त था, मैं दूर से देखा जा सकता था। जान बचाने की खातिर मैं मंदिर की दीवार के पास पत्थरों के नीचे छुप गया। सांप के रूप में आ जाने की वजह से मुझे कमांडो खालिद की बू महसूस होने लगी थी। कमांडो खालिद मुझसे ज़्यादा दूर भी नहीं था। वो मुझे कमीनगाह में छोड़कर किसी काम से अपनी कज़न के घर गया था। खुफिया कमीनगाह भी मुझसे थोड़े फासले पर थी। जमीला की खुशबू मुझे नहीं आ रही थी। वो जम्मू कश्मीर की तरफ से मुझसे काफ़ी दूर जा चुकी थी। मैंने ज़ुबान बाहर निकालकर चारों तरफ फ़िज़ा को सूंघा कि शायद किसी तरफ से नागन दुर्गा की बू आ जाए, मगर इसकी बू फ़िज़ा में मौजूद नहीं थी। नागन दुर्गा इस इलाके में शायद नहीं थी। मैं वहाँ से खुफिया कमीनगाह में जाना चाहता था, मगर दिन की रोशनी में इतना सा फासला तय करना भी ख़तरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मुझे भैरव जी के मंदिर में से निकलकर एक आबादी वाले इलाके से गुजरना था। वैसे भी दिन के वक्त सांप खुली जगह पर निकले तो इसका जिंदा बचना मुश्किल हो जाता है। किसी न किसी की इस पर नज़र ज़रूर पड़ जाती है और फिर लोग इसे हलाक करके ही छोड़ते हैं। मैंने यही सोचा कि ज़रा शाम का अंधेरा हो जाए तो खुफिया कमीनगाह की तरफ चल पड़ूंगा। मैं पत्थरों के नीचे सर डालकर चुपचाप बैठा रहा। दिन गुजरता चला गया। ये तो अब आप भी जान गए होंगे कि सांप को इंतज़ार की कोफ्त नहीं होती। वो कई दिन छुप कर बैठे इंतज़ार कर सकता है। आसमान अबर आलूद होने की वजह से धूप नहीं निकली हुई थी। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी। फिर शाम का हल्का हल्का अंधेरा उतरना शुरू हो गया। मैं पत्थरों में से बाहर आ गया और दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। मैं भैरव जी के मंदिर के सामने से होकर दूसरी तरफ कच्चे रास्ते पर जाना चाहता था। वहाँ से सड़क पार करनी थी जहाँ से मोटरें वगैरह गुजर रही थी। सड़क की बत्तियाँ रोशन हो गई थी। भैरव जी के मंदिर के दरवाजे के करीब से गुजरते हुए अचानक मुझे नागन दुर्गा की खास बू महसूस हुई। मैं दीवार के बिल्कुल साथ लगकर रेंग रहा था। मैं वहीं रुक गया। मुंह उठाकर जुबान बाहर निकालकर चारों तरफ लहराई। नागन दुर्गा की बू बहुत हल्की थी और इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ भोपाल के जंगल शुरू होते थे। नागन दुर्गा की बू बराबर आ रही थी। मैं सब कुछ भूल भुलाकर नागन दुर्गा की बू के ताक़ुब में चल पड़ा। मुझे मालूम था कि अगर मुझे नागन दुर्गा की बू आई है तो इसे भी मेरी बू ज़रूर महसूस हो गई होगी। मुमकिन था कि वो भी मेरी तलाश में इसी तरफ आ रही हो। शाम का अंधेरा बादलों की वजह से जल्दी गहरा हो गया था। मैं मंदिर की चार दीवारी को छोड़कर उजाड़ मैदान में से गुजरने लगा। मैं ठीक इस सीमत को जा रहा था जिस सीमत से मुझे नागन दुर्गा की बू आ रही थी। मैं इस हकीकत से बाखबर था कि मैं नागन दुर्गा की कोई मदद नहीं कर सकूंगा और इसे सांप की शक्ल से औरत की शक्ल में वापस नहीं ला सकूंगा, क्योंकि मैं खुद सांप के रूप में था। नागन दुर्गा को औरत की शक्ल में वापस लाने के लिए ज़रूरी था कि मैं इंसान की शक्ल में आकर इसके मुंह को चूम लूँ। इसके बाद ही नागन दुर्गा औरत की शक्ल में वापस आ सकती थी। लेकिन मैं नागन दुर्गा के पास जाकर इससे मिलना भी चाहता था और इसे अपने साथ खुफिया कमीनगाह में ले आना चाहता था और अपने पास रखना चाहता था, ताकि जिस वक्त भी मैं सांप से इंसान की शक्ल में वापस आऊँ तो इसका मुंह चूम कर इसे सांप के रूप से निजात दिला दूँ। मैं मैदान में से निकल गया। आगे खेत शुरू हो गए। मैं खेतों में से भी निकल गया। शाम का अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो गया था और तकरीबन रात हो गई थी। मुझे कोई नहीं देख सकता था, इसलिए मैं बड़ी बेफिक्री के साथ तेज़ी से नागन दुर्गा की बू के ताक़ुब में चला जा रहा था। खेत भी ख़त्म हो गए। फिर एक सूखी झाड़ियों वाला मैदान सा आ गया। वहाँ से भी गुजर गया। आगे रेलवे लाइन आ गई। मैं रेलवे लाइन की तरफ बढ़ा तो दूर से इंजन की सीटी की आवाज़ आई। फिर रेल की पटरी पर इंजन की रोशनी पड़ने लगी। मैं रेलवे लाइन के करीब आकर रुक गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजरने लगी। ट्रेन के डब्बों में रोशनी हो रही थी। ज़मीन रेल के दौड़ते हुए पहियों की धमक से हिल रही थी। रेल के गुजर जाने के बाद मैं रेलवे लाइन पर से होता हुआ दूसरी तरफ आ गया। रेलवे लाइन के पार भोपाल के जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता था। शहर के करीब जंगल इतने घने नहीं थे। मैंने कुछ फासले पर दरख्तों के स्याह झुंड देखे। अंधेरे में अब मुझे हर शय साफ दिखाई दे रही थी। दूर दरख्तों के स्याह झुंडे जंगल के शुरू के दरख्त थे। नागन दुर्गा की बू इन दरख्तों की तरफ से ही आ रही थी और अब ज्यादा तेज हो गई थी। इसका मतलब था कि नागन दुर्गा इन दरख्तों में किसी जगह मौजूद है। ये भी हो सकता था कि वो भी मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही हो और रास्ते में ही हमारी मुलाकात हो जाए। मैं रेंगता चला जा रहा था। दरख्तों के झुंड करीब आ गए। नागन दुर्गा की बू ज्यादा गहरी हो गई। वो जरूर इन दरख्तों में किसी जगह छुपी हुई थी। मैं दरख्तों के दरमियान आकर रुक गया। चारों तरफ खामोशी थी।
दरख्तों के अकब में घना जंगल था। अचानक नागन दुर्गा की बू आना बंद हो गई। मैंने फन खोल कर उठा लिया और इसे चारों तरफ घुमाया। बिल्कुल रेडार की तरह मैं नागन दुर्गा की बू के सिग्नल पकड़ना चाहता था, लेकिन इसकी बू किसी तरफ से नहीं आ रही थी। अचानक इस तरह से बंद हो गई थी जैसे किसी ने इसे उठाकर लोहे के संदूक में बंद कर दिया हो। जब सांप को लोहे या शीशे के संदूक या बोतल में बंद कर दिया जाता है तो इसकी बू शीशे और लोहे की दीवारों को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती। पत्थरों की दीवारों में से बू फिर भी बाहर निकलती है। तो क्या नागन दुर्गा किसी सपेरे की कैद में है? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नागन दुर्गा की बू ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। मैं परेशान हो गया। मेरी परेशानी कुदरती थी। हैरान भी था कि अचानक नागन दुर्गा की बू कहाँ चली गई, लेकिन मैं वापस भी नहीं जाना चाहता था। अगर एक बार नागन दुर्गा की बू करीब से भी मुझे आई थी तो इसका मतलब था कि वो इस जंगल में कहीं नज़दीक ही मौजूद है। अब मुझे इसे तलाश करना था कि वो किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं है। मैंने इस तरफ रेंगना शुरू कर दिया जिस तरफ से इसकी बू आती हुई मुझे महसूस हुई थी। दरख्तों के झुंड पीछे रह गए। एक छोटी सी कच्ची सड़क दिखाई दी। ये फायर लाइन थी। जंगल में महकमा जंगलात की तरफ से इस किस्म की छोटी छोटी सड़कें बना दी जाती हैं ताकि अगर जंगल में आग लग जाए तो वो ज़्यादा न फैले और 1 या 2 ब्लॉकों तक ही महदूद रहे। इन सड़कों को महकमा जंगलात की इस्लाह में सांप लाइन भी कहा जाता है। मैं एक सांप लाइन से गुजरकर जंगल के दूसरे ब्लॉक में आ गया। यहाँ रुककर नागन दुर्गा की बू महसूस करने की कोशिश की। बू बिल्कुल नहीं आ रही थी। जंगल की फिजा में और बहुत सी बुएं थी, मगर जिस बू की मुझे तलाश थी वो नहीं थी। सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं जंगल में कहाँ तक इसे तलाश करता जाऊँगा? जंगल तो बेहद वसी है। वापस जाने को दिल भी नहीं मानता था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि नागन दुर्गा ज़रूर किसी मुसीबत में मुब्तला है, इसकी मदद करनी चाहिए। मैं कुछ देर वहीं गिरे पड़े सूखे पत्तों के दरमियान कुंडली मारकर बैठा रहा। मुझे टिप टिप की आवाज़ सुनाई दी। फिर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिरी। आसमान पर घिरे हुए बादलों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। कभी ख्याल आता कि वापस चला जाऊं। इन जंगलों की बारिश बड़ी मूसलाधार होती है। कभी ख्याल आता कि अब इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ा और आगे जाकर देख लेता हूँ, शायद नागन दुर्गा का कोई सुराग मिल जाए। एक तरफ से हवा का झोंका आया तो मैं चौंक पड़ा। हवा के झोंके में नागन दुर्गा की बू आ रही थी। मैंने अपने हवास को पूरी तरह से बेदार करते हुए बू की सिमत मालूम की और इस तरफ तेज़ी से रेंगना शुरू कर दिया। नागन दुर्गा की बू ना गहरी हो रही थी, ना मुझे यह एहसास होता कि मैं इसके करीब पहुंच गया हूं, और ना दूर ही हो रही थी। एक ख़ास सतह पर बू इसी तरह बरकरार थी। मैं उलझन में पड़ गया कि ये क्या मुअम्मा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चलता चला गया। जंगल का असल और इंतहाई घना और ख़तरनाक इलाका शुरू हो गया था, जहाँ सांप लाइन की भी कोई सड़क नहीं थी। मुझे बंदरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर कोई भारी भरकम जानवर तेज़ी से पाँव ज़मीन पर मारता करीब से निकल गया। शायद ये कोई लगड़ बगड़ था। बूंदाबांदी बाकायदा शुरू हो गई थी। मेरे ऊपर चूंकि घने दरख्तों की छत थी, इसलिए मुझ पर किसी वक्त बारिश की कोई बूंद गिरती थी। सामने एक नदी बह रही थी, छोटी सी नदी थी। मैं इसकी सतह पर तेज़ी से तैरते हुए दूसरे किनारे पर आ गया। ये बड़ा गुंजान जंगल था। जगह जगह गिरे पड़े दरख्तों के तने पड़े थे। ऊंची ऊंची घास थी, झाड़ियां थी और दरख्तों पर जंगली बेलें लटक रही थी। नागन दुर्गा की बू एक खास सतह पर इसी तरह बराबर मुझे आ रही थी। जंगल में एक खुली जगह आई तो बू अचानक एक बार फिर रुक गई। मैं भी वहीं रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। चारों जानिब से दरख्तों में घिरी हुई एक छोटी सी खुली जगह थी, जहाँ छोटी छोटी चट्टानें और पत्थर जमीन से उभरे हुए थे। मैं अपनी इंसानी जहन से गौर करने लगा कि यहाँ आकर बू क्यों गायब हुई है। ये मुअम्मा मेरी इंसानी समझ से बाहर था। बूंदाबांदी ने बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मुझे सामने वाले ऊंचे दरख्तों के तनों में से एक इमारत सी दिखाई दी। मैं बारिश में भीग रहा था। सोचा बारिश से बचने के लिए इस इमारत में चला जाए, हो सकता है वहाँ नागन दुर्गा के मुअम्मे का कोई हल भी मिल जाए। मैं जल्दी जल्दी रेंगता सामने वाले दरख्तों के नीचे झाड़ियों में से निकलता इमारत के पास आ गया। ये कोई टूटा फूटा खंडर था। ऊंचे चबूतरे पर एक कोठरी सी बनी हुई नजर आ रही थी। चबूतरे पर चढ़ने के लिए पत्थर की सीढ़ियां थी जो मिट्टी में दब चुकी थी और इन पर घास उगी हुई थी। मैं इन पर से रेंग कर चबूतरे के ऊपर पहुंच गया और देखा कि एक अंधेरी कोठरी है जिसका कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है। बारिश तेज हो गई थी। मैं जल्दी से कोठरी में घुस गया। कोठरी में इतना गहरा अंधेरा था कि मुझे सांप होते हुए भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। कोठरी खाली थी। कोने में ईंटों का ढेर लगा था। मैंने ऊपर निगाह दौड़ाई। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। गौर से देखा तो ऊपर एक छोटा सा ताक था जो खुला था। ताकचे का भी कोई दरवाज़ा नहीं था। मुझे तजस्सुस हुआ कि देखना चाहिए इस ताक में क्या है। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर मिट्टी और गर्द जमी हुई थी। ताकचे के पास आकर अंदर सर डालकर देखा तो वहाँ भी एक कोठरी नजर आई। मैं इसमें दाखिल हो गया। ये कोठरी भी खाली थी। इसकी दीवार के ऊपर भी एक छोटा सा ताक था। वहाँ तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई थी। मैं दीवार पर से रेंगता हुआ ताक में आ गया। ये ताक शायद किसी ज़माने में चिराग वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। मैं नीचे उतर आया। फिर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे वाली कोठरी में आकर दहलीज के पास कुंडली
कुंडली मार कर बैठ गया और बाहर जंगल की तरफ देखने लगा। मैं बार बार फिजा को सूंघ लेता कि शायद नागन दुर्गा की बू किसी तरफ से आ जाए, लेकिन इसकी बू बिल्कुल नहीं आ रही थी। बाहर बारिश अब मूसलाधार होने लगी थी। जंगल में रात के वक्त बारिश का शोर गूंज रहा था। एक तरफ से पानी की आबशार गिरने की आवाज़ आने लगी थी। बारिश की फुहार कोठरी के अंदर तक आ रही थी। मैंने अच्छा किया था कि यहाँ खंडर में आ गया था। अगर वापस चला जाता तो रास्ते में ये बारिश मुझे काफ़ी परेशान कर सकती थी। मैं खामोश बैठा बाहर जंगल में मूसलाधार बारिश को देख रहा था। काफ़ी देर तक बारिश ज़ोरों शोर से होती रही। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का जोर टूटना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद बारिश बिल्कुल रुक गई। अब दरख्तों से बारिश के रुके हुए पानी के टपकने की आवाज़ ही आ रही थी। जंगल पर गहरा सन्नाटा छा गया। दरख्तों से पानी के टपकने की आवाज़ पैदा हो गई। इसके साथ ही ऐसी खामोशी और सुकूत तारी हो गया कि शायद कब्र के अंदर भी ऐसी खामोशी और सुकूत नहीं होगा। मैं अब ये फैसला करना चाहता था कि वहीं बैठा रहूं और नागन दुर्गा की बू का इंतज़ार करूं या वहाँ से वापस खुफिया कमीनगाह की तरफ चला जाऊं। मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता था। अगर मुझे वापस से जाना था तो अभी रात का वक्त था। मुझे इस लम्हे वहाँ से निकल पड़ना चाहिए था ताकि दिन की रोशनी होने से पहले पहले मैं खुफिया कमीनगाह तक पहुँच सकूँ। नागन दुर्गा की बू फिज़ा में बिल्कुल नहीं थी। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे वापस ही चल देना चाहिए ताकि सुबह होने से पहले खुफिया कमीनगाह में पहुंच जाऊं। रास्ता लंबा था और बारिश की वजह से जंगल में पानी भी जगह जगह भरा होगा। मुझे कई चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। ये फैसला करने के बाद मैं रेंगता हुआ खंडर की दहलीज पर आया ही था कि अचानक मुझे नागन दुर्गा की बू महसूस हुई। मैं वहीं रुक गया। इसकी बू सामने की तरफ से आई थी और इसी कोठरी की तरफ करीब होती जा रही थी। मैंने जल्दी से अपना सर कोठरी के अंदर कर लिया और गौर से जंगल की तारीकी में देखने लगा। बू करीब से करीब तर होती जा रही थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि नागन दुर्गा इसी कोठरी की तरफ बढ़ती चली आ रही है। ज़रूर इसने मेरी बू भी महसूस कर ली होगी और वो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं जानता था कि नागन दुर्गा सांप के रूप में भी औरत की आवाज़ में बात कर लेती थी। मैंने इसे अपनी इंसानी आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन फ़ौरन रुक गया। अंधेरे में मैंने दो इंसानों को कोठरी की तरफ आते देखा था। दोनों ज़रा करीब आए तो मालूम हुआ कि इनमें एक औरत है और दूसरा मर्द है। दोनों आपस में बातें करते आ रहे हैं। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दीवार की ताक में छुप कर बैठ गया। दोनों मर्द औरत कोठरी में आकर फर्श पर बैठ गए। मर्द ने एक थैला कांधे से लटका रखा था। इसके हाथ में एक बीन भी थी। दोनों सपेरन और सपेरा लगते थे। मर्द ने थैला उतार कर अपने सामने रख दिया। थैले में से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई। मोमबत्ती को एक ईंट पर जमा दिया। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों मुझे साफ नजर आने लगे। दोनों अधेड़ उम्र थे। सपेरे के सर के घुंघरियाले बाल सफ़ेद हो रहे थे। नागन दुर्गा की बू बड़ी तेज हो गई थी। औरत सपेरन ने सपेरे से कहा, निकाल कर मुझे दिखाओ तो सही, मुझसे क्यों छुपाते हो? सपेरे ने बीन अपने पास ही रख दी और थैले में हाथ डालकर कहा, अरे मरी क्यों जाती है? अभी निकाल कर दिखाता हूँ, मगर इसे हाथ मत लगाना। सपेरन ने कहा, मैं क्यों हाथ लगाने लगी भला? पर तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे यकीन नहीं आता। सपेरा बोला, जब तू खुद अपने कानों से इसकी आवाज़ सुनेगी तो फिर तो तुम्हें विश्वास आ जाएगा ना। सपेरन बोली, पहले मैं इसकी आवाज़ तो सुनूं। सपेरे ने थैले में से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ निकाली। कपड़ा खोला, इसमें से एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया निकाली। इसने सपेरन से कहा, खबरदार होकर बैठ जा, मैं इसे निकालने लगा हूँ। सपेरन बोली, मुझे क्यों डराता है? आखिर मैं भी सपेरन हूँ, कोई अनाड़ी औरत नहीं हूँ। सपेरे ने हंडिया का ढक्कन उठाकर दूसरे हाथ से एक सांप पकड़कर बाहर निकाल लिया। नागन दुर्गा की बू एकदम तेज हो गई। मैंने सांप को गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये सांप नागन दुर्गा थी। खुदा जाने वो इस सपेरे के कब्जे में कैसे आ गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि एकदम नीचे छलांग लगाकर इन दोनों को डसकर हलाक करके नागन दुर्गा को अपने साथ ले चलूं। फिर ख्याल आया कि ये कोई ज़बरदस्त सपेरा है जिसने नागन दुर्गा को अपने कब्जे में किया है। हो सकता है इस पर मेरे डसने का कोई असर ना हो, या फिर इसके पास सांप का मोहरा हो जिसकी मदद से मेरे जहर के असर को ज़ाहिल कर दे और उल्टा मुझे भी अपने कब्जे में कर ले। मैं वहीं ताक में बैठा दोनों सपेरे सपेरन को देखने लगा कि ये यहाँ नागन दुर्गा को लेकर क्या करने आए हैं। नागिन दुर्गा को इसने गर्दन से इस तरह दबोच रखा था कि वो इसे डस नहीं सकती थी। सपेरे ने अपनी सपेरन से कहा, ये है वो नाग, इसको मनुष्य नाग कहते हैं, मगर ये नागिन है, मनुष्य नागिन। ये असल में औरत है मगर दी पलट कर नागिन के रूप में आ गई है। सपेरन बड़े गौर से नागिन दुर्गा को देख रही थी। कहने लगी, तू कहता था कि ये औरत की तरह बोलती है, इसे बुलाकर दिखाओ। सपेरे ने नागिन को अपने सामने लाकर कहा, मनुष्य नागिन, मैं जानता हूँ तू औरत है, नागिन बन गई है। मेरी औरत से बात कर, बता तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है। मेरा ख्याल था कि शायद नागिन दुर्गा मुंह से कुछ बोले, मगर वो खामोश रही। इसने अपना जिस्म सपेरे की कलाई से लपेट लिया था और लगता था कि वो जोर लगाकर इसकी गिरफ्त से अपने आप को आज़ाद कराना चाहती है, लेकिन सपेरे ने इसकी गर्दन को सख्ती से दबा रखा था। सपेरन ने कहा, ये तो नहीं बोलती। सपेरा बोला, अभी बोलेगी। इसने एक बार फिर नागिन दुर्गा से इसका नाम पूछा और कहा, देख नारी, मैं जानता हूँ कि तू मनुष्य नागिन है। अगर तू मुझे अपना नाम पता बता दे और ये भी बता
दे कि महानागन कौन से जंगल में रहती है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इसके जवाब में नागन दुर्गा खामोश रही। तब सपेरे ने इसे दोबारा हंडिया में बंद करके ऊपर ढक्कन रख दिया और बोला, ये जानबूझकर चुप हो गई है, मगर मुझे मालूम है कि ये मनुष्य नागिन है। इसमें वो सारी निशानियां मौजूद हैं जो मेरे गुरु ने बताई हैं और एक औरत नागिन में होती हैं। सपेरन ने पूछा, तू अब इसको कहाँ ले जाएगा? सपेरे ने कहा, मैं इसे अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। वो इससे महानागन के जंगल के खजाने का राज मालूम कर लेगा। इसे ऐसे मंत्र आते हैं जिसके फूंकने से ये नागिन अपने आप खजाने का राज बता देगी। इसके बाद हम इसके 2 टुकड़े कर देंगे। एक टुकड़ा मेरे गुरु खा जाएगा, दूसरा टुकड़ा मैं खा जाऊंगा। जानती हो इसका क्या असर होगा? क्या असर होगा? सपेरे ने पूछा। सपेरे ने कहा, इसके असर से मैं और मेरा गुरु हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, अगर बूढ़े हैं तो जवान हो जाएंगे और कम से कम 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। सपेरे ने इल्तिजा करते हुए कहा, अपने टुकड़े में से थोड़ा सा साम मुझे भी खिला देना, मैं भी फिर से जवान बनना चाहती हूँ। सपेरे ने हंडिया को कपड़े में लपेटते हुए कहा, पहले अपने गुरु के पास तो पहुंच जाने दो, फिर तुम्हें भी खिला देंगे। अब मैं ताक में बैठा नहीं रह सकता था क्योंकि नागिन दुर्गा की जान खतरे में थी। मैंने वहीं से सपेरे पर छलांग लगा दी और इसकी गोद में गिरा। गिरते ही मैंने इसके बाजू पर डस दिया। सपेरन जल्दी से पीछे हट गई। सपेरा बिल्कुल नहीं घबराया था। इसने फौरन मुझे गर्दन से दबोच लिया और सपेरन से कहा, झोले में से मोहरा निकालो, जल्दी करो। सपेरन ने झोले में से मोहरा निकालकर सपेरे को दिया। इसने मोहरा अपने बाजू पर इस जगह लगा दिया जहां मैंने इसे डसा था। एक हाथ से इसने मोहरे को थाम रखा था और दूसरे हाथ से मुझे गर्दन से इस बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी गर्दन होती है। अगर आप इसकी गर्दन को दबोच लें और घबराएं बिल्कुल ना, तो सांप आपको कभी नहीं डसेगा और दम घुटने से मर भी जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि अपना जिस्म आपकी कलाई से लपेट कर आपकी कलाई की हड्डी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन एक आम साइज के सांप में इतनी ताकत नहीं होती। सांप के मोहरे ने सपेरे के जिस्म से वो सारा जहर चूस लिया था जो मैंने डस कर इसके खून में शामिल किया था। सपेरे ने मोहरा निचोड़ा तो इसमें से स्याह जहर के कतरे गिरने लगे। इसने सपेरन से कहा, ये कोई जबरदस्त शक्ति वाला सांप है। सपेरन ने कहा, ये मूजी यहाँ कहाँ से आ गया? सपेरा बोला, ऐसी शक्ति वाले सांप भोपाल के इन खतरनाक जंगलों में ही मिल सकते हैं, इसको मार डालो। सपेरन ने कहा। सपेरे ने कहा, ये सांप तो खुशनसीब सपेरों को ही मिलता है, मैं इसे भी अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। और इसने मुझे भी इसी हंडिया में डालकर जल्दी से ऊपर ढक्कन दे दिया और कपड़ा लपेट कर हंडिया झोले में डाल दी। हंडिया में आते ही मुझे नागिन दुर्गा की खुशबू ने अपनी आगोश में ले लिया। मैं नागिन दुर्गा और नागिन दुर्गा मेरे साथ लगी हुई थी। नागिन दुर्गा ने मुझे और मैंने नागिन दुर्गा को पहचान लिया। इसने सरगोशी में कहा, भगवान की मुझ पर कितनी कृपा हुई है कि इसने तुम्हें मुझसे मिला दिया। मैंने कहा, लेकिन हम मौत की तरफ जा रहे हैं। ये सपेरा हमें अपने गुरु के पास ले जा रहा है, जो हम दोनों पर मंत्र फूंक कर हमसे कुछ बातें मालूम कर लेगा और फिर ये दोनों सपेरे गुरु और चेला हमारे टुकड़े करके खा जाएंगे। इस दौरान हमें सपेरे की आवाज़ आई, चलो भगवान गुरु के डेरे पर चलते हैं। सपेरे ने पूछा, तुम्हारे गुरु जी का डेरा तो यहाँ से बहुत दूर है। सपेरे ने झोला कांधे पर डालते हुए कहा, हम लारी पर जाएंगे, पैदल थोड़े ही जाएंगे। दोनों कोठरी से निकलकर जंगल में किसी तरफ चल पड़े। मैं और दुर्गा नागिन हंडिया के अंदर बंद एक दूसरे के साथ लगे हुए थे और इंसानी सरगोशियों में किसी वक्त कोई बात कर लेते थे ताकि सपेरा हम दोनों में से किसी की आवाज़ न सुन सके। नागिन दुर्गा ने कहा, इस कमबख्त हंडिया का ढक्कन जोर से बंद किया हुआ है, हम कोशिश करके भी इसे नहीं उठा सकते। मैंने कहा, ढक्कन उठा भी लिया तो हंडिया के गिर्द कपड़ा लपेटा हुआ है, हम कपड़े से कैसे बाहर निकलेंगे? फिर अब क्या करें? ये बताओ कि तुम कहाँ और किस तरफ चले गए थे? जब हमारे पीछे हमें मारने को आदमी दौड़े थे तो मैं तो इधर से उधर छुपती छुपाती शाम को भैरव जी के मंदिर में आ गई थी और कई दिन तुम्हारा वहीं इंतजार करती रही। मैंने सरगोशी में कहा, दुर्गा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। पहले इस मुसीबत से जान छूटे तो फिर एक दूसरे को अपनी अपनी दास्ताने गम भी सुना देंगे। वो बोली, इससे पहले कि ये सपेरा अपने गुरु के पास पहुंचे हमें किसी तरह भागने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने कहा, ये कोई बड़ा करने वाला तजुर्बेकार पुराना सपेरा है, इससे जान बचाने के वास्ते कोई अनोखी तरकीब सोचनी पड़ेगी। हम बातें करते करते चुप हो गए। हमें बाहर से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ आई थी। खुदा जाने ये सपेरा और सपेरन जंगल के किस शॉर्टकट से होकर किसी सड़क पर निकल आए थे। फिर हमें ऐसे लगा जैसे कोई लारी हमारे पास आकर रुक गई। किसी ने आवाज़ दी, चलो चलो बैठो, जल्दी करो। बैठ गए बाबू, बैठ गए, आओ भगवान। ये सपेरे की आवाज़ थी। दोनों किसी लारी पर बैठ गए। लारी चल पड़ी। कितनी देर तक लारी चलती रही। एक जगह रुकी, फिर आगे रवाना हो गई। झोले के अंदर अभी तक अंधेरा था क्योंकि सपेरा और सपेरन हमें लेकर रात के वक्त जंगल से चले गए थे। लारी का सफ़र काफ़ी लंबा था। आहिस्ता आहिस्ता हंडिया के अंदर सुबह की सफ़ेदी झलकने लगी। मैंने दुर्गा से कहा, दुर्गा, दिन निकल आया है। हंडिया के अंदर इसके ढकने के सुराखों में से दिन की रोशनी आ रही थी। वो बोली, भगवान जाने ये हमें कहाँ से कहाँ ले आया है।
तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।